Why Krishnamurti never talked about mystical experiences or mystical stuff of life. In some videos, he has spoken about Kundalini and chakra, not chakras, Kundalini, and little bit healing. And in one podcast, he talked about reincarnation also. But Krishnamurti refrained from all these things. Why? इसका रीज़न क्या है? और दूसरी तरफ बहुत सारे योगी हुए जैसे नीम करोली बाबा, या पुराने में और भी बहुत सारे लोग हुए जिनको सिद्धियां प्राप्त थी। अभी सिद्धियां क्या होती है इसके बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनर्जी के लेवल पे अगर काम करेंगे और एनर्जी शरीर में बढ़ाते जाएंगे। अब ये बढ़ती कैसे है? साधना के थ्रू। तो एक लेवल आता है जहां पे सबसे पहले तो आप आसपास जो सटल चीजें हैं वो महसूस करने लगते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास खड़ा है तो आपको पता चल जाएगा ये आदमी पेन में है या प्लेजर में है। धीरे धीरे ये पहला चरण होता है कि जैसे कोई सामने खड़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी किस तरीके के स्वभाव का है, बिना उसके मुंह खोले उसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा बिना सो। कृष्णमूर्ति ने कभी भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि इंटेलेक्ट के लेवल पे अगर आप चीजों को समझें, क्वेश्चन करें, तो भी आप बाहर आ सकते हो। किस चीज से बाहर आ सकते हो? अपने दुखों से। चीजों को सॉर्ट आउट करते जाओ और बाहर आ जाओगे, और समझते जाओ, चीजों को देखते जाओ। जैसे हर चीज में वो व्हाट बोलते थे, और वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि व्हाट इज मेडिटेशन। बाकी को जो गुरु हैं वो मेडिटेशन के बारे में बोलना चालू कर देंगे, पहले वो ये क्लियर नहीं करेंगे कि व्हाट इज मेडिटेशन। भाई, मेडिटेशन के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन आपकी माइंड में बैठी हुई है। अब अगर मैं मेडिटेशन बोलना चालू कर दूं तो क्या होगा? आपको वही समझ में आएगा जो आप आज तक मेडिटेशन के बारे में मानते आए हो। कोई विपासना समझता है तो वो विपासना से रिलेट करेगा। कोई मेडिटेशन का मतलब समझता है कि किसी चीज़ पे ध्यान देना, तो वो उससे रिलेट करेगा। तो मैं कुछ भी बात करूंगा, आप अपनी डेफिनेशन उसमें लगा के फिर बात करोगे। नंबर 1। तो इसी वजह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, प्रॉब्लम थी कि साधना को उतना तवज्जो या महत्व नहीं दिया गया कृष्णमूर्ति के द्वारा। ये ब्लंडर हो गया क्योंकि जब मैं इस मार्ग पे चला और इंटेलेक्चुअली अगर मैं मेडिटेशन छोड़ दूं, साधना छोड़ दूं, और सिर्फ इंटेलेक्चुअली आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मैं समझा तो लूंगा, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव या शांति नहीं बनी रहेगी। क्योंकि क्लटर्डनेस ऑफ द माइंड, यानी माइंड में विचारों का ओवर थिंकिंग होना, ये साधना से रुकता है। ये आपके इससे नहीं रुकेगा कि आपने सोच लिया कि मैं कौन हूं, या आपने ये जान लिया व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज कुंडलिनी। तो ये मैंने करके देखा हुआ है। आज से कुछ अभी 1 महीने पहले की बात है। मैंने सोचा मैं मेडिटेशन छोड़ दूंगा। मेडिटेशन मैंने छोड़ दिया। मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया कि अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं अपनी मदर की कसम खा के बोल रहा हूँ आपको, क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेडिटेशन छोड़ा, पहले, दूसरे, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन से एनर्जी लो हो गई। ठीक है, वो भी झेल लेंगे, कोई इशू नहीं। 5वें दिन से आप देखोगे कि मेरे अंदर जो थॉट्स हैं वो ज्यादा आने लगे अपने आप। चीजें चल रही हैं, बाइक चला रहा हूं, अपने आप चल रहा है, थॉट कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कम हो रहा है धीरे धीरे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थॉट्स की। एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड नहीं था। पहले जब मैं मेडिटेशन अगर रेगुलर करता रहता हूं तो
एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड बना रहता है। मतलब जब चाहूं मैं एक चुटकी में अपना माइंड को एम्प्टी कर सकता हूं, या कहीं टिकाना चाहूं तो वहां टिका सकता हूं। प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये किया तो चौथे पांचवें दिन तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग थी, और 8वें दिन तक आते आते ड्रीम मेरी बढ़ गई। अब यूजली जो मेरी ड्रीम स्टेट है उसमें स्वप्न आते ही नहीं है। मतलब मेरी नींद जो होती है वो गहरी होती है, 1% स्वप्न नहीं आएगा। हो ही नहीं सकता कि सपना आ जाए। ज्यादातर 100 में से 95 बार, ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं। और बहुत बड़ा नंबर है ये। 100 में से 95 बार आप सो रहे हो, आपको सपना नहीं आ रहा, तो आप सोचो क्या होता है। अब क्या हुआ कि जब मैंने इसको छोड़ा तो मैंने देखा कि मैं वेबसाइट पे कुछ काम कर रहा था, और जैसे ही मैं सो गया साला वेबसाइट पे काम चालू था। मतलब ऐसा लग रहा था मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ और वेबसाइट पे काम चालू हो रहा है। मतलब और फिर एकदम से जंप हो गया। सुबह की जो बातें हो रही थी, कोई आसपास बातें कर रहा था, वो बातें चलने लगी। मतलब माइंड मेरा एक्टिव था। मेरा स्पेशली जो थॉट्स थे वो मेरे एक्टिवेटेड थे। मैंने कहा ये क्या सीन हो रहा है। तो मैंने देखा कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है। मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। मतलब मैं बैठा हूँ और सुबह उठा, मैंने कहा यार ये तो मैं तो सो ही नहीं पाया सही से। तो ड्रीमिंग आने लगी। 10वें दिन में क्या हुआ कि गुस्सा बढ़ने लगा। गुस्सा बाय डिफॉल्ट मेरा शुरू से ज्यादा रहा है। जब मेडिटेशन मैं कर लेता हूं तो मेरा गुस्सा साइड बैठ जाता है। तो ज्यादातर मैं मैक्सिमम चीजों पे रिएक्ट नहीं मारता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई मर्तबा मुझे चीज़ों पर रिएक्शन मारना पड़ता है। बिकॉज दिल्ली में बहुत बकवास लोग हैं। यहाँ पे लड़ाई जरा सी बात पे हो जाती है। बहुत मतलब किसी ने ज़्यादा पैसा, किसी से कुछ काम करवा रहा हूँ तो उसने बोल दिया 10,000। अब 2,000 का काम तुम 10,000 में कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 10,000 आप किस बात पे ले रहे हो। तो फिर इतने में मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। फिर वो बात ऐसी करता है कि हम बाइक से जाएं, हम धूप में घूमें और हम पैसे ना लें, और आप तो बड़े महाशय बने हुए हो। इस तरीके की बातें करने लगता है वो। ये प्रॉब्लम है दिल्ली की। और ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। स्पेशली दिल्ली की तो सबसे ज़्यादा है कि गुस्सा वहाँ नहीं आया। गुस्सा वहाँ आया जब काउंटर रिएक्शन आया उसका। और वो रिएक्शन ऐसा होता है कि आदमी खौल उठे। फिर हम बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। कई बार ऐसी मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं। बहुत बचपन में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। एक लड़ाई का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। 9th क्लास में मैं था। तो क्या हुआ कि मैं बड़े चौराहा कानपुर से रावतपुर कानपुर आ रहा था, वो भी टेम्पो में। टेम्पो मतलब विक्रम में। अब कानपुर में विक्रम ज़्यादा चलती है, ऑटो उस समय नहीं चलते थे, अब चलने लगे हैं। तो मैं विक्रम से आ रहा था। अब विक्रम में क्या हुआ, नहीं ऑटो से आ रहा था, सॉरी ऑटो से आ रहा था। उस वक्त ऑटो मिल गया बाई चांस। ऑटो ही था सॉरी, ऑटो से आ रहा था। और ये बात आपको विश्वास नहीं करोगे, ये बात है 2009 की। सोचो क्या इंटरेस्टिंग ईयर था। इंस्टाग्राम नहीं आया था उस वक्त, फेसबुक भी नया था, प्रोफाइल पिक्चर बनाते थे हम लोग। एनीवे, तो मैं बैठा और वो लड़का वो मेरे से डबल हाइट का, मतलब मैं उस समय था 5'9", वो होगा 6 फुट 1 इंच 2 इंच, और वो हट्टा कट्टा मोटा भी था काफ़ी। अब वो दारू पिए, दोपहर में दारू पिए हुए था, और मैं आगे की सीट पे बैठा था जहाँ पे ड्राइवर चलाते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे। यूजली लोग 6 लोग लेके चलते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अब मैं बैठा हुआ और वो सबको गाली दिए जा रहा। मतलब कोई सामने आ जा रहा, उसको गाली दे रहा माँ बहन की, फिर आगे चला, फिर गाली दे रहा माँ बहन की। तो मेरे को इरिटेशन हो रही। अब मेरे को ना उस वक्त गर्मी भी लग रही थी बहुत, ऊपर से इरिटेशन, और मेरे अंदर ना गुस्सा था बाय डिफॉल्ट, पता नहीं किस बात का था।
अब वो इतना उसने गाली बक बक के मतलब दिमाग खराब कर दिया मेरा। जब मेरा पड़ाव आया तो मैंने कहा मैं जल्दी से यहाँ से उतरना चाहता हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है, साला पागल हो गया आदमी है, ये आदमी पागल हो चुका है। तो जैसे ही वो आया तो नरेंद्र मोहन सेतु करके एक पुल आता है, उसके सामने एक बगल में मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर के ठीक सामने अपोजिट रोड पे जहाँ पे हैलेट का वो है गेट, हैलेट बेसिकली इस हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ पे मैं उतरा। मतलब मुझे उतारने लगा तो पहले मैंने उतार दिया। तो मैंने उससे बोला कि भैया मैं यहाँ नहीं उतरूंगा, आगे मुझे उतार देना रावतपुर में। तो कहते ठीक है बैठो। अब मैं बैठा, आगे चल रहे। उस वक्त थोड़ा इरिटेट हो गया था वो। तो अब मुझे नरेंद्र मोहन सेतु के नीचे ही उतरना था। बोला मैंने रावतपुर था, लेकिन उतरना नरेंद्र मोहन सेतु यानी जो पुल था उसके नीचे उतरना था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उससे क्या कहा कि यहीं रोक दो। अब इतने में बात खत्म हो जानी चाहिए थी, तो उसने बात रोकी, मतलब उसने ऑटो रोका, मैं उतरा। कहता है कि कुछ उसने बात बोली कि जब तुमको रावतपुर उतरना तो पहले रावतपुर बताओ ना, जब तुमको रावतपुर उतरना पहले क्यों उतर रहे हो, पहले क्यों उतर जा रहे हो। तो मैंने कहा कि तो क्या हो गया, मैं पहले उतर गया, पैसेंजर हूं तो क्या, वो तो पहले बोल दिया, पहले उतर गया तो क्या हो गया, दिक्कत क्या होगी तुम्हें यार। तो बोल रहा है कि दिक्कत क्या, तुम्हारे जैसे लोग आते रहते हैं ये करते। और भाई मेरे को सुनाने लगा वो। अब मैं भाई 17-18 साल का आदमी, मेरे को आता था गुस्सा। और तो ऐसे बात करते 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 मैंने उसको बाद तुम्हारी माँ की ऐसे बोल दिया, गाली दे दिया उसको, इतनी तेजी, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था। और उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारी, उसने भी गाली दिया। इतना उसने बोलने की देर थी और मैंने खींच के उसको थप्पड़ मारा, ऑटो वाले को। इतना तेज, मतलब खतरनाक वो मामला पहुंच गया था। हालांकि गाली मैंने ही पहले दी थी, लेकिन वो इस कदर बदतमीजी कर रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे। आप होते तो मारने ही लगते, आप होते तो मारने लगते। मैं तो गाली दिया सिर्फ, मतलब वो सबको गाली देता हुआ आ रहा था शुरू से, और मैंने उसको गाली दे दिया। वो निकला बाहर, वो निकला और मेरे को इतनी तेज गुस्सा हो रही थी। मैंने कहा साला इसको मार डालूंगा आज मैं, ठीक है। अब मैंने एक के बाद एक थप्पड़ मारे उसको, कम से कम एक थप्पड़, फिर वो सामने आया, फिर एक और थप्पड़, फिर 9 थप्पड़ मैंने उसको मारे, खींच के। कंटाप बोलते हैं हमारे कानपुर में, कंटाप मारा, 9 कंटाप खींच के उसको मैंने मारा, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 फुट 2 इंच, मैं 5 फुट 9 इंच, वो मेरे से डबल हेल्दी। वो इतना हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उसको मेरे को मारने की। 9 थप्पड़ मैंने उसको सामने मारा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने मेरे को एक थप्पड़ नहीं लगा पाया वो मेरे को। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। हिम्मत बल से बड़ी होती है। जो हिम्मत होती है ना, सामने वाला जब लड़ाई चल रही होती है जब, तो सामने वाला जो तौलता है वो आपकी हिम्मत पे तौलता है, आपके बल पे नहीं। आप देखता है कि आदमी क्या कर सकता है और कितना हिम्मत है इसके अंदर, उस पे तौलता है। वहां से उसने चालू कर दिया, ठक 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 ठक। और भाई उसने, तब तक एक बूढ़े अंकल आ गए। वो कहते हैं कि बेटा, पार्थ नहीं, मतलब उन्होंने बोला बेटा, हाँ नाम तो कैसे पता होगा, बेटा तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको पुलिस वाला मारेगा आके अभी, या मारेगा, ले जाएगा थाने वाने में। तब तक भीड़ लग गई थी, और भीड़ पता नहीं गाली वाली, पीछे से भीड़ भी गाली दे रही थी कि मैं ऑटो वाले को मार रहा हूँ, तो मेरे को ही गाली दे रही थी भीड़। तो मैं जल्दी से निकल गया वहाँ से। रेलवे ट्रैक है नरेंद्र मोहन सेतु के नीचे, और मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस करके निकल गया। कभी सोचा नहीं था मैं एक किस्सा किसी को बताऊंगा, बट ये मैं निकला और फिर मेरा हाथ, बॉडी कांपने लगी। मैंने देखा कि जब लड़ाई हो जाती बॉडी कांपने लगती। तो फिर मैंने अपना रिक्शा किया, मैं अपना चला गया। चश्मा मेरा टूट गया था, चश्मा, इसलिए चश्मा निकाल लेना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि ओवरऑल जो सिचुएशन है, अब आप देखो, इंटाइस कोई भी कर सकता है आपको गुस्से में, है ना। कि आपने बोला कि 10,000 क्यों ले रहे हो, तो अच्छे से भी बात हो सकती थी
कि चलो ठीक है हम 10,000 नहीं लेंगे, या कुछ बोल दिया, थोड़ा बहुत सुना, तुम कह रहे हो कि आप बड़े महाशय बने हुए हो, आप बड़े तानाशाही बने हुए हो, आप बड़े होते हो, आप लोग तो इतना कमाते हो, उसके बाद ये बचाते हो, ये करते हो, वो करते हो। भाई सही से बात करो, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो एक दो बार जब ठंडा होता है मन, तब तो आदमी सुन लेता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि साउंड वाले से मेरी बहस हो जाती है, कि जैसे कि जब हम लोग परफॉर्म करने जाते हैं तो साउंड वाले को मैं हायर करता हूँ, हमारी जो टीम है वो हायर करती है। तो अब क्या होता है कि जो मेरी टीम में लोग हैं उनसे मैं बोलता हूँ कि इनको हायर करो, तो वो हायर करते हैं अपना। और हायर करते करते ऐसा होता है कि कभी कभी मेरी उससे बहस हो जाती है। बहस क्या हो जाएगी, अब मैंने बोला है 4 बजे सेट हो रहा है टाइम, अब बज गए 4:30, सेट नहीं हुआ, साउंड सेट नहीं हो रहा है, देयर इज नो साउंड सेट। अब क्लाइंट मेरे ऊपर आता है, वो पता है क्या बोलता है? क्लाइंट कहता है यार हमारे गेस्ट आने वाले हैं 6 बजे से, और आपका अभी साउंड चेक होगा 1 से 1.5 घंटे में, आप पागल हो गए हैं क्या? आपने मेरे से बोला था 4 बजे साउंड सेट हो जाएगा, आप पागल हो गए हो? भाई क्लाइंट मेरे ऊपर चालू, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में लोग पागल हैं। दिल्ली में लोग पता नहीं क्या, मतलब एक तमीज होती, तहजीब होती बात करने की। क्लाइंट भी चिल्ला रहा, फिर साउंड वाले को मैंने बोला तो वो भी मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कितना प्यार से बात करूं? ये होता है प्रॉब्लम। आपको अच्छे से रहना है, आपको शांति से रहना है, लेकिन साला सामने वाला ऐसा कुछ बोल देगा, और सामने वाला, अब होता क्या है, अब जैसे प्यार से बोल दिया कि भाई सेट करो, फिर आपने आके प्यार से बोल दिया सेट करो, फिर आपने प्यार से बोल दिया सेट करो, नहीं सेट हुआ, अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे आप, मुझे ये बता दो। तो मैंने वहां से एक बहुत ही बड़ी बात सीखी, वो ये थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत अपने अंदर जाने देना। अब लातों का मतलब ये नहीं मारने लगो, लातों का मतलब ये है कि टोन एग्रेसिव करो अपनी। पहले बोलो कि आपने सेट क्यों नहीं किया, आप सेट कर दीजिए। फिर नहीं किया तो बोलो कि सेट क्यों नहीं कर रहे हो यार, आप जल्दी से सेट कर दो। फिर भी नहीं किया, फिर वो बोलता है कर रहे ना, आप क्या मशीन थोड़ी है ये वो। तो फिर मैंने बोला कि यार तुम लोग सेट क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम पे आ गए, आप से तुम पे आ गए। फिर धीरे धीरे आप तू पे आ जाओ कि तू सेट क्यों नहीं कर रहा भाई, ठीक है। फिर वहां तक इतने तक बात चल जाए, इतने में हो जाता है, कोई इशू नहीं। अब एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूं। हमारा लुधियाना में इवेंट था, साउंड वाला आया, ऑलमोस्ट उसने 8,000 रुपये लिए थे हमसे साउंड के। तो मेरा इवेंट था कुछ, मैं एज अ मैनेजर गया था, मेरी लीड थी, मैंने मार्केटिंग करी थी, लीड उठाई, और मैंने आर्टिस्ट लेके बैठ गया। 2 आर्टिस्ट मैं यहाँ से दिल्ली से लेके गया, तो मैं लुधियाना में कर रहा था। अब आर्टिस्ट अपना गावा रहे हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, मेरी क्या साउंड वाले से बात हुई, साउंड वाले ने कहा कि मैं अभी ये बंद करके चला जाऊंगा, और बीच प्रोग्राम में उसने साउंड बंद करने की धमकी दी। मैंने कहा भैया मैं आपसे बाद में बात करता हूं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब साउंड खत्म हो गया, तो मतलब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, यार करूँ क्या, मतलब मैं समझ नहीं आता। कि आप कहोगे कि यार इतना नम्रता से बात करो, कठोर क्यों हो रहे हो, आपके अंदर एटीट्यूड है, हो सकता है लगे ये सब, लेकिन भैया आप किसी से कुछ करवा रहे हो, आपके अंदर कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप सोचो मैंने कितने आपको सिचुएशंस बताई। अब फॉर एग्जांपल एक और सिचुएशन ले लो, ये भी हो सकी मेरे साथ। ट्रेन में मैं जा रहा था, अब ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस में एक आदमी ने 4 या 5 लगेज लेके आ गया 4 घंटे के रास्ते में जाने के लिए, मतलब दिल्ली से कानपुर लगता है 4 घंटे। अब आप मेरे को नीचे कमेंट करना, मैं आपका कमेंट देखूंगा, आप देखना क्या करना। मैं गया, मेरे सीट के ऊपर इन लोगों ने पूरा अपना भर के रखा हुआ था। अब मेरी सीट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम विवेकानंद के शिष्य हैं, हम गांधी जी के फैन हैं, हम समर्थन करेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, अपने में भी इन लोगों ने भर रखा था, हमारे वाले में भी भर रखा था, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। मैंने बोला कि ये बताइए कि किसका बैग है ये? कोई जवाब ही नहीं दिया।
फिर मैंने बोला किसका बैग है ये, कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर बोला भैया मैं बैग हटा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बैग टच किया तो सामने वाली सीट से एक आदमी उठा। मैंने कहा यार आपको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आप आवाज़ ही नहीं सुन रहे हो। चलो कोई नहीं, यहाँ भी ठीक था। अब वो कहता है बैग नहीं हटेगा। अब आप लोग कमेंट करो नीचे, अब आप लोग नीचे कमेंट करो। आप लोग कहते हो ना मैं कठोर हूं, अगर आपको लग रहा होगा, आप सोचो ऐसी सिचुएशन में आप भी फंसे हो। वो कह रहा बैग नहीं हटेगा, गुंडागर्दी, गुंडाई थी, बैग नहीं हटेगा। मैंने कहा क्यों नहीं हटेगा बैग भाई, क्यों नहीं हटेगा बैग? कह रहे बैग हटेगा ही नहीं। मैंने कहा बैग भाई क्यों नहीं हटेगा, आप बताइए, आप अपनी सीट पे बैग रखिए ना, मेरे हम लोग भी तो रखेंगे। यहाँ पे एक और पैसेंजर मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका बैग कहाँ रखा जाएगा? कह रहे नहीं हमारे पास जगह नहीं तो हम क्या करें। मैंने कहा जगह नहीं हो तो आप उधर अपना जगह बनाओ, नीचे रखो ऊपर रखो, मुझे नहीं पता, आप हमारा बैग हटाइए। कह रहे बैग नहीं हटेगा। अब वहां पे दो ऑप्शन थे मेरे पास। एक ऑप्शन ये था कि मैं इससे लड़ाई करना चालू कर दूं, जो कि हाथापाई पे उतर आती। दूसरा जीआरपी यानी जो आई थिंक रेलवे पुलिस थी, उसको मैंने बुलाया, टीटी को मैंने सिचुएशन बताई। टीटी ने पुलिस को बुला के हटवा दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कहां प्यार की भाषा काम आई, मुझे ये बता दो। कौन सी प्यार की भाषा काम आ गई इसमें? आई कि नहीं आई? बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन फंसती हैं जहां पे आपको लड़ना ही पड़ेगा। और लड़ाई का मतलब ये नहीं कि मार काट करो। लड़ाई का मतलब ये है आप धीरे धीरे टोन बढ़ाओ, लेवल बढ़ाते जाओ और देखो कि आदमी को किस लेवल पे समझ में आ रहा है, कि आदमी को आप पे समझ में आ रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, आप करके बात करो तो बेवकूफ समझते हैं। आपको तुम पे समझ में आ रहा है, आपसे तुम पे आ जाओ, देखो तुम पे भी उसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर तुम से तू पे आ जाओ, फिर तू पे समझ में आ रहा है नहीं। ज्यादातर लोगों को मैक्सिमम तू पे समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी एक्शन लो, या तो आप पुलिस के पास जाओ, और अगर पुलिस नहीं है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां क्या करना है। या तो आप उस सिचुएशन में लेट गो कर दो सिचुएशन आपके पास कि भाई चलो छोड़ दिया, बैग रखो। लेकिन अगर जीआरपी नहीं होती तो क्या होता? अब मान लो 4 या 5 आदमी हैं, ठीक है, और आप अकेले हो, तो वहां पे आपका लड़ना एक लेवल तक सही है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपके साथ मारा पीटी हो जाए। तो बहुत सारे इसमें सिचुएशन होती है। अब ऐसे सिचुएशन में करोगे क्या? तो ज्यादातर ट्राई करो कि ऐसा तो होगा नहीं कि जीआरपी ना हो या फिर टीटी ना हो, है ना। तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो कि कुछ दिमाग लगा सकते हो, या कुछ बैग हटा सकते हो, बैग हटा के देख सकते हो कि कितनी लड़ाई हो रही, कहाँ तक हो रही है ना। अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने गन लगा दी आपके पेट पे, अब गन ही अगर लगा दिए तो वहां पे आपको हीरो भी नहीं बनना है ना, सरेंडर भी कर सकते, चलो भैया ठीक है गन लगा दी, अब तुमको मैं नीचे मिलूंगा रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है इसमें, ठीक है। और ये बहुत बार फंसा है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ बट मैं आपको बताता हूँ। सन 2005 या 6 की बात है, मैं था उस वक्त 13 साल का, 13 साल का था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रोज कानपुर से शुक्लागंज अपने कजिन के यहाँ जाता था, मतलब संडे जाता था। तो जब भी मैं टेम्पो से उतरूं, वो विक्रम वाला मेरे को कहे पैसे लाओ, इतनी देर खड़े क्यों, जल्दी पैसे लाओ, समझ नहीं आ रहा क्या, पहले ऐसे वो बदतमीजी से बात करे। और सारे विक्रम वाले ऐसे ही होते हैं, टेम्पो वाले की अलग ही फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 1-1.5 साल तक ऐसे सहा हूं। रोज मेरे को कोई आए कुछ बोल के चला जाए, कोई आए बोल के चला जाए, कोई आए बोल के चला जाए, वही टेम्पो वाले, विक्रम वाले। तो मैंने एक दिन स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने कहा मैं अकड़ के बात करूंगा, इस बार अकड़ के बात करूंगा। और भाई मैं विक्रम से उतरा, कितने रुपए हुए, ऐसे बोला मैंने, कितने रुपए हुए। उसको समझ में आ गया कि ये अकड़ू आदमी। फिर उसकी टोन हम्बल हो गई, उसने बोला भैया 5 रुपए।
मैंने कहा ये लो, ऐसे किया और उसको दे दिया। अब आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा, आप लोग अरे यार ये तो पार्थ तो बदतमीज है। नहीं नहीं भैया, आपने मेरी कहानी देखी नहीं है। 1-1.5 साल 2 साल तो उसने मेरे को गालियां दी, टॉर्चर सहा मैंने। अब अगर मैं अग्रेसिव हो रहा हूं तो आपको लगेगा पहले आदमी को कि ये पार्थ अग्रेसिव है और गरीब आदमी को ऐसे बोलता है। नहीं नहीं, यू डोंट नो अंडरस्टैंड द सिचुएशन। दिस इज व्हाट पब्लिक हैज द प्रॉब्लम विद। पब्लिक के साथ यही प्रॉब्लम है, पब्लिक को पीछे की कहानी नहीं पता होती और पब्लिक पता नहीं क्या सोचने लगती, अपना अज्यूम्शन लगाने लगेगी पीछे का। तो अपनी कहानी, किस कहानी में आदमी बोल रहा है, तो कहानी भी समझना जरूरी है पहले। तो गुस्सा जो है धीरे धीरे वो साधना से कम होने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है उसके आगे देखिए, सुनिए। कृष्णमूर्ति के साथ क्या सीन था कि शुरू में जब वो जवान थे उन्होंने बहुत साधना करी, अब बहुत बहुत साधना करी, आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी साधना हुई उनको। मतलब वो ही इज द मास्टर ऑफ साधना। बाय द टाइम ही रीच्ड टू द लेक्चर्स, उन्होंने साधना को निगेट करना चालू कर दिया और लोग उनके इंटेलेक्चुअल लेक्चर सुनने लगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर्स थे, जो कि उनकी गलती नहीं थी, वो बोलते ही सिंपल थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। एटलीस्ट वो आदमी टॉपिक पे बोलता था। सदगुरु या जग्गी वासुदेव तो टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं। उनका कोई भी वीडियो खोलोगे वो राउंड राउंड बात करेंगे, वो टॉपिक क्लियर होगा ही नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति के साथ अगर आप समझोगे तो टॉपिक क्लियर हो जाता है कि जो टॉपिक है उसी पे बात होती है। ये नहीं होता कि हाँ वो बात अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है। सदगुरु का कोई भी आप वीडियो खोल लो, ज्यादातर वीडियो में ही गोज राउंड एंड राउंड अप्रोच है। तो मेरे को गुस्सा आता, मैंने कहा ये मतलब सीधी क्यों नहीं बात हो रही है, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करो ना, है ना। इस मामले में संदीप माहेश्वरी काफी अच्छे हैं, जो टॉपिक लिखा है उसका क्रक्स पे जाके बात होगी तो आदमी को भी अच्छा लगता है, चलो ठीक है। कृष्णमूर्ति के साथ क्या हुआ कि जर्नी के दौरान उनको ऐसा लगा कि इंटेलेक्चुअली मैंने चीजों को समझा है, इस वजह से मैं फ्री हूं। जबकि सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी, एक्चुअली उन्होंने इतनी जो जवानी में साधना करी है उससे माइंड को एक शेप मिली है। एक मिट्टी है वो सूख गई है, उसको आपको रीशेप करना है। मिट्टी का एक घड़ा है वो सूख गया है, अगर आपको उसको रीशेप करना है तो उसको गीला करना पड़ेगा ना पहले। तो ये साधना गीला करने का काम है। अब इन्होंने अपने आप को गीला किया, अब इनका घड़ा बढ़िया हो गया, यानी इनको समझ में आ गया ये। तो अब वापस घड़ा जब सख्त हुआ तो घड़े को ऐसे लगने लगा कि पानी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि घड़ा लंबे समय तक सख्त रहा, 10 साल 15 साल तक उसको साधना की जरूरत नहीं पड़ी। तो 15 साल से उन्होंने कुछ साधना करी नहीं, तो उनको लगा इसके ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। और यही ब्लंडर मिस्टर माहेश्वरी से भी हुआ, यही ब्लंडर हुआ। ब्लंडर क्या था? पहले माहेश्वरी सर बोलते थे कि आपको इंटेलेक्चुअली समझना है तो आप खुश हो जाओगे, जो नॉलेज है उसको लेनी है तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई या साउंड ऑफ साइलेंस उन्होंने सुना, तो उन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस को निगेट कर दिया। बाद में क्या कहा कि साउंड ऑफ साइलेंस से एक मात्र ध्वनि है, सिर्फ इससे होता कुछ नहीं है, एक ध्वनि है, इससे होता कुछ नहीं। जबकि माइंड को शुरू में जब एक बिगिनर चालू कर रहा है तो बिगिनर को साधना एक पानी, मतलब एक सूखे को प्यासे देने की तरह है कि वो शुरू में जब बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो उसको साधना ज्यादा चाहिए, ज्ञान कम चाहिए। इनके साथ ब्लंडर क्या हुआ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, आज की डेट में इनके अंदर, क्योंकि मैं पूरा जर्नी फॉलो करते आया हूं इनकी, आज की डेट में आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की डेट में इन्होंने पूरी तरीके से मेडिटेशन को निगेट कर दिया है। और पहले 2-3-4 साल पहले बोलते थे कि नॉलेज से सब कुछ होता है, फिर अब तो नॉलेज को भी निगेट कर दिया इन्होंने। अब ये कहते हैं कि आत्मज्ञान से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो चलो मैं एक अलग टॉपिक है, वो उस पर बात कर चुका हूं। लेकिन साधना को तवज्जो ना देना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर। कृष्णमूर्ति जरूर होंगे,
बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे। इंटेलेक्चुअली उन्होंने काफी चीजों को शार्प नाइफ की तरह देखा है और नाइफ से काटा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस छोटा है और उनकी बातें ज्यादा बड़ी हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो एक्सपीरियंस आपका कह रहा है उस पे जाओ, क्योंकि बोध ज्यादा बड़ा है। कि देखो कि तुम्हें क्या लग रहा है। देखो, 3 महीने बिना मेडिटेशन के भगवत गीता पढ़ो, 3 महीने बिना मेडिटेशन के मेरे पॉडकास्ट सुनो, 3 महीने बिना मेडिटेशन के महेश्वरी सर को सुनो, 3 महीने बिना मेडिटेशन के कृष्ण मूर्ति को सुनो, 3 महीने बिना मेडिटेशन के अष्टावक्र गीता शास्त्रों को अध्ययन करो और 3 महीने मेडिटेशन के साथ करो। आप देखो, समझ में आएगा आपको। यही सारी चीजें 3 महीने मेडिटेशन के साथ करो और विदाउट मेडिटेशन करो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो ध्यान कृष्ण मूर्ति के वीडियो पे टिकेगा, नहीं तो ध्यान रेजिस्ट करता है, भागता है कहीं और भागता है, कहता है ये पिक्चर लगा लो, वो पबजी खेल लो, राइट। तो ध्यान जो है वो पहले टिके। अब ध्यान टिकता कैसे? जब मन अंदर से आनंदमयी होता है, जब मन थोड़ा शांत होता है, उसको अच्छा लग रहा होता है। अभी मन को क्या है? मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मन क्या करता है? इंद्रियों की तरफ भागता है, क्योंकि वही एक आखिरी ऑप्शन है। भाई, मन को आपने कुछ और कहीं से कुछ दिया नहीं, तो अब मन कहां भागेगा? जहां पे बचा कुचा थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का प्लेजर आ रहा है, और कहां भागेगा? मन जब आपका अशांत होता है तो वो इंद्रियों की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि मन को ये लगता है कि यहीं पे जो थोड़ा बहुत आनंद है यहीं से निकाल लो, और मैं जाऊं कहां? अब आपका प्रश्न आएगा कि मन को दुखी क्यों नहीं रहना है, मन को आनंदमयी क्यों रहना है? ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट मन को आनंद चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप ये नहीं कह सकते कि मन को दुख चाहिए। किसी को चाहिए दुख? मुझे बता दो, ऐसा कौन आदमी है जो दुख की तलाश कर रहा हो? ऐसा कोई आदमी होगा जो दुख की तलाश कर रहा है? कोई नहीं है, ठीक है। तो मन को शांति चाहिए, और जब थोड़ा बहुत वो ठहर जाए, रुक जाए, तब वो कहता है कि ठीक है, चलो कृष्ण मूर्ति की वीडियो देखते हैं, ओशो को सुनते हैं, इनको सुनते हैं, उनको सुनते। थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि महेश्वरी जी को सुन लिया और बंद कर दिया। महेश्वरी सर को आप सुनोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और सुन भी नहीं पाओगे लंबे समय तक। इसीलिए तो रिटेंशन नहीं है भाई। 27 मिलियन 28 मिलियन सब्सक्राइबर उस आदमी के, ठीक है। रिटेंशन ही नहीं है। जहां ज्ञान की बात करी उस पे 5 लाख 8 लाख व्यूज आ रहे हैं, और खान सर को बुला लिया, उस पे आ रहे हैं 7-8 मिलियन व्यूज, ठीक है। विकास देवी कुर्ती को बुला लिया, उस पे 10 मिलियन आ गए, शायद 10 के आसपास हैं कहीं। फालतू के नाटक देखने हैं लोगों को, जो बिल्कुल कहीं से कोई सुधार नहीं होगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे आपने क्या सीख लिया विकास देवी कीर्ति वाले सेशन में या अवध ओझा वाले सेशन में, जो आपको देखने के बाद जिंदगी चेंज हो गई आपकी? मुझे बता दो, ऐसा उन्होंने क्या बात कर ली? मजा ही तो आ रहा है। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी, और क्या है, मजा ही तो आ रहा है। इससे क्या सुधार होगा? मुझे बता दो, क्या सुधार होगा इससे? कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। एनीवे, तो ध्यान पहले टिके। तो ध्यान टिकता कैसे? जब मन आनंदमयी होता है, आनंद में भरा होता है, तब जाके। अब मन आनंद कैसे होता है? एक तो होता है इंद्री से, ये तो बहुत खतरनाक टॉक्सिकेशन है ये। इंद्री से आनंद जो है वो माया की तरह लगता है, कि लग रहा आनंद है, लेकिन एक्चुअली में वो मजा है, सुख नहीं है। और यहां पे मैं आनंद को एज अ सुख बोल रहा हूं। फिर साधना से क्या होता है? आपके मन में जो पीनियल ग्लैंड है उसके अंदर से रस निकलता है, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है, शरीर में जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, आपके अंदर जो शरीर में एनर्जियां हैं वो बढ़ जाती हैं।
अब धीरे धीरे क्या होता है, जब साधना करते हो मन शांत हो, तो इस वजह से आप कृष्ण मूर्ति को सुन पाते हो, ठीक है। नहीं तो ध्यान वहीं टिकेगा जो आपकी हैबिट्स हैं, जैसे पबजी, नेटफ्लिक्स, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो वहाँ भी टिक जाएगा क्योंकि पहले से कर रखा है, तो वहीं टिकेगा। ध्यान वहीं टिकेगा जहाँ डू और डाई सिचुएशन हो, कि आपको एग्जाम में पढ़ना ही पढ़ना है तो अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है कि अगर नहीं मरे तो फेल हो गए, मतलब नहीं किया तो फेल हो गए। तो ये चक्कर है सारा का सारा। प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है। ये जो लोग बातें करते हैं, इतने बड़े महापुरुष जो हैं, कृष्ण मूर्ति बोलते हैं, सारी बातें सही हैं, सब सही है, लेकिन ये ब्लंडर हो गया। कृष्ण मूर्ति का पूरा जीवन साधना में बीता है। उन्होंने हर तरीके की मेडिटेशन करी है और उन्होंने उसको निगेट भी किया है। जब भी उनकी बात करो तो बोलेंगे ये फॉर्म ऑफ मेडिटेशन स्टूपिड है, वो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज अब्सर्ड है, ऐसे वो बोलेंगे। अब वो जो बोलते हैं, अब आप कहोगे कि आप कौन होते हो उनके ऊपर उंगली उठाने वाले? मैं कोई नहीं होता हूं, मैं होता ही नहीं। मैं अपने इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं यार, मैं कौन होता हूं इतने बड़े बड़े दिग्गजों को बोलने वाला। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो कह रहा है ना, और आपका भी कह रहा है। तो अब क्या बड़ा हो गया भाई? जो अंदर साक्षात्कार पिक्चर चल रही है वो देख के बता रहा हूं। आपके अंदर जो साक्षात्कार पिक्चर चल रही है उसको देखने के लिए कह रहा हूं मैं। करके देखो, 3 महीने बिना मेडिटेशन के सब बातें करके देखो, कुछ नहीं होने वाला। तो जब मैंने मेडिटेशन किया, छोड़ दिया था, तो मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा, मेरे अंदर ड्रीमिंग स्टेट जो है वो आने लगी। नहीं तो यूजली मेरे को ड्रीम नहीं आते। मेरा माइंड रेस्टलेस होने लगा और ऐसा लगने लगा कि लाइफ इज झंड। आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग बाय लुकिंग एट मून, आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग बाय लुकिंग एट एन एनिमल, अ डॉग और अ प्लांट और अ ट्री, वट एवर। ये सब देख देख के वापस जो कनेक्शन था वो मुझे फील नहीं होता था। और 10 दिन, ये 15 दिन, ये 20 दिन की बात है, 20 दिन 15 दिन मैंने ऐसा कुछ निर्णय लिया था कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया था। और ये मैं बार बार करता रहता हूँ, एक बार नहीं करता हूँ। आज मैंने मेडिटेशन किया, 3 महीने किया, फिर मैं छोड़ दूंगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक स्टेज आती है धीरे धीरे, वो स्टेज आती है आपको हाई ऑब्जर्वेटर बनाने की, हाईली इंटेलिजेंस बनाने की। ये जो स्टेज आती है ये कुछ सालों की साधना के बाद आती है, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक, चाहे आप साधना करो चाहे ना करो, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और साथ ही साथ आत्मज्ञान आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और सबकॉन्शियस में जाने के बाद चाहे आप साधना करो चाहे ना करो, सबकॉन्शियस में ही रहेगा। अगर आप बात करते रहते हो तो उसके बारे में 2 घंटे, और मेडिटेशन नहीं करते हो तब भी। लेकिन मैंने एक और चीज फील करी जब मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, जैसे कोई एक नेगेटिव थॉट आ जाता है और वो निकल नहीं पाता। जैसे मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, वो आता, और मेरे माइंड में चल रहा है मैं जेल जाके क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और मैं इस तरीके के थॉट आने लगे। और जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है वो दूर ना चली जाए, या मैं अकेले कैसे रहूंगा, और ये सब अपने आप धीरे धीरे डर इसका बढ़ने लगा। और मैंने एक चीज सिद्ध करी है, खुद को तो करी है, आपको भी कर देता हूं। साधना से जो अंदर एनर्जी बढ़ती है, इसको प्राण बोलते हैं। इसी प्राण को धन बोलते हैं निधन हो गया। निधन मतलब बिना धन का, बिना प्राण का। तो धन जो वाकई में वो यही है, प्राण है। इसको प्राण बोलते हैं, इसको धन बोलते हैं। जब प्राण बढ़ जाते हैं एक इंसान के, तो आदमी के अंदर साहस आने लगता है। आदमी के अंदर जो भय है, आदमी के अंदर वो निकलने लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधना से होता है, पर हां 90% साधना का रोल है इसमें। कि आप कहीं खड़े हो, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको फालतू की चिंताएं, एक नेगेटिव थॉट बना हुआ है और वो थॉट निकल नहीं रहा है,
कि जेल चला जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, जबकि जा भी नहीं रहे हो, ऐसा कुछ किया नहीं है, पर आ गया माइंड में। जैसे अभी मैं हनी सिंह का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो हनी सिंह ने बोला कि मेरे को ना मौत होने का डर है, मौत होने का, मेरे को अंदर वही एक ही थॉट रिपीट होता रहता है। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सबके साथ होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसका जो छोटा सा लेवल है वो सबके साथ होता है, थोड़ा थोड़ा सबके साथ होता है। जब एक्सट्रीम हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, जब आपको साइकोटिक सिम्टम्स आने लगते हैं, वो एक अलग केस है। बट उसने बोला मेरी मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। और यही चीज़ होती है, वो एक थॉट पकड़ लेता है और वो थॉट चलता रहता है दिमाग में, और ऐसा लगता है यही, और मतलब पता नहीं, और डर लग रहा है, और सबको डर लग रहा है, छूट जाएगा, सब मर जाएंगे, ये पता नहीं क्या, जो भी एक कुछ भी आ रहा है, कुछ भी एक आ रहा है, डर लग रहा है। फिर आप देखोगे आज डर लग रहा है, कल सुबह डर लग रहा है, कल शाम को डर लग रहा है, परसों सही हो जाएगा अपने आप जैसे ही सोए आप उठे, हाई एनर्जी, सही। आप देखो जब भी आपके अंदर नकारात्मकता है आप जाके सो जाओ, उसके बाद जब आप उठो तो आपके अंदर फील आएगी अच्छी, फिर धीरे जैसे एनर्जी डिप्लीट होगी फिर वो नकारात्मकता अंदर आने लगेगी। तो ये पॉजिटिविटी की बहुत खतरनाक एनर्जी है, ये धीरे धीरे पॉजिटिव बढ़े। अब ये लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेडिटेशन जो कुछ नहीं होता, मेडिटेशन तो कुछ नहीं होता। अरे आप पिछले 20 साल से मेडिटेशन कर रहे हो और उसके बाद आपको कुछ समझ में आ गया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या मेडिटेशन का रोल नहीं है क्या उसमें? और जिस लेवल पे तुम बैठे हुए हो वहां पे एक सामने वाला कोई व्यक्ति जो बिगिनर है वो तो नहीं बैठा हुआ ना। तो आपको ये गलत फहमी हो गई है कि मेडिटेशन के बिना ही आप चलेगा, ऐसा नहीं। आप मेडिटेशन कर रहे हो और कर रहे थे, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी जिंदगी में, तो आप बिगिनर को ये कैसे कह सकते हो कुछ नहीं होता मेडिटेशन से, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल हिले हुए हैं लोग के। अच्छा, कई और भी लोग हैं जो मेडिटेशन को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और भी यूट्यूब पे बहुत सारे और भी लोग हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, ना मेरी सुनो ना किसी और यूट्यूबर की सुनो, मेरी भी सुनने की जरूरत नहीं है, अपनी सुनो। 3 महीने बिना मेडिटेशन के, 3 महीने विद मेडिटेशन, आप देखो कैसे आपकी जिंदगी में फर्क आता है। अब मेडिटेशन का मतलब क्या है? किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करना, स्पेशली जो ये अनहद ध्वनि का मेडिटेशन है, इससे प्राण की जो क्रिया है वो तेज होती है, प्राण बढ़ते हैं इससे, एनर्जी बढ़ती है इससे शरीर में। आप देखोगे मेडिटेशन के बाद अगर गर्म लग रहा है शरीर आपका तो समझ लो बढ़िया चल रहा है। तो अब कई ऐसे इंटेलेक्चुअली लोग हैं जिन्होंने सात्विक रास्ता चूज किया। अब आते हैं तामसिक रास्ते पे, जिसको हम बोलते हैं तंत्र। अब ये जो है, इसमें जो तामसिक रास्ते हैं, इसमें सारी जो भी कितनी भी तरीके की साधनाएं हैं, कोई भी साधना ले लो, 20 से 21 दिन, 21 से 41 दिन, 41 से 61 दिन, 3 महीने, जितनी भी तामसिक साधनाएं हैं इनका ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 21 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 3 दिन। आप देखोगे ड्यूरेशन हर चीज का कम रहेगा। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत, अब उसको जैसे मैं नाम लूंगा आपको कहोगे यार तो फालतू की बातें, तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो अब ये जो साधनाएं हैं, ये जो है तामसिक साधना है। तामसिक साधना जो होती है उसमें जो सिद्धि है यानी स्किल जो है वो बड़ी जल्दी अचीव हो जाती है। इसी वजह से आप देखोगे हर आदमी रात में पूजा कर रहा है। आपके आसपास लोग होंगे जो रात में काल भैरव की पूजा करते हैं, ठीक है? तो आप अगर नोट करोगे, ध्यान दोगे कि जो भी आदमी रात में पूजा कर रहा है, समझ लो तामसिक साधना है। तामसिक साधना एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरीके की सिद्धि हो सकती है, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, 16 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, कोई कहते हैं अष्ट सिद्धियां होती हैं, जैसे बोलते हैं अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी। तो क्या होता है, धीरे धीरे आदमी को 21 दिन में सिद्धि आने लगती है। किसी को कुछ बुलाना हो, कुछ समन करना हो, तो वो सब भी होता है और ये सब पॉसिबल है।
ठीक है, तो 21 दिन, 19 दिन, ये 14 दिन ऐसे करके ये लोग करते हैं। तो कोई भी साधना हो किसी भी तरीके, तो ये एक बहुत ही आसान साधना होती है। इसी वजह से हर कोई इसमें घुस जाता है, हर कोई करने लगता है। तो जो बड़ी साधनाएं होती हैं, जो सात्विक साधनाएं होती हैं, जो सत्य वाली साधनाएं होती हैं या ऊपर की साधनाएं होती हैं, उसमें टाइम लगता है। उसमें ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि एक एक साधना में समझ लो 5-5, 10-10 साल लग गए, है ना। तो ये होती है साधना। इसमें क्या होता है, 21 दिन, 40 दिन, 61 दिन ऐसे होता है। इसी वजह से आप देखोगे ज़्यादातर लोग, आप आसपास देखोगे कहीं कोई शमशान की मिट्टी कोई उठा ला है, उसको पूज रहा है, कोई इसकी मुट्ठी होती है। तो ऐसे ही हो रहा है मामला, सारा ऐसे ही हो रहा है। अब इसमें चक्कर क्या है, इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं होता क्या है, ब्लैक मैजिक होता क्या है। इसको थोड़ा सा एक बार डीप में जाके थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। पर मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ पहले। मेरे बड़े नाना की जो पत्नी है, मानी बड़ी नानी, 2016 में उनके ऊपर कार चढ़ गई और सर के ऊपर कार निकली। पूरे जीवन में पहली बार वो क्षण था, आज से कुछ 4 या 5 साल पहले की बात है, जब मैंने 4 या 5 साल की बात है, जब मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, चार या 5 साल की बात है जब मैंने साक्षात्कार एक शरीर को जलाया खुद, और शमशान घाट पे गया मैं। उससे पहले भी मैं गया था, लेकिन बहुत बचपन में गया था। मेरे बड़े मामा के एक बड़े लड़के की मृत्यु हो गई थी, मैं छोटा था काफ़ी, उससे 2001 या 2002 की बात है, मुझे याद नहीं था। मुझसे एक बात बोली गई जब चलाया गया, तो कि ये कपड़े उठाओ और गंगा जी में फेंक दो। तो मैंने कपड़े उठाए, और उस समय मुझे तो मतलब खराब लग रहा था कि गंगा जी में मेरे को क्यों फेंकवा रहे हो। तो फिर भी चलो, उस समय शमशान घाट था यार, क्या करता मैं, अब लड़ाई तो करूंगा नहीं, तो मुझे फेंकना पड़ा। मुझे खराब लगता है। मैं बहुत निवेदन भी करना चाहता हूँ, भैया प्लीज़ कपड़े जला दो या कुछ कर दो, गाड़ दो, जला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन प्लीज़ गंगा जी में मत फेंका करो यार, ठीक है। नदी में मत फेंका करो, ऑलरेडी ज़िंदगी झंड हो गई है लोगों की, और आपकी झंड होने वाली है और ज़्यादा। बट एनीवे, तो मैंने फेंका, इतने सारे कपड़े थे, फेंक दिया। अब कपड़ों का क्या सीन, देखो आप शरीर फेंकोगे, लेट्स से आपने शरीर फेंक दिया है ना, आपने एक ह्यूमन बॉडी फेंक दी, ह्यूमन बॉडी इंटीग्रेट हो जाती है उसमें। जैसे आपने अगर किसी को मारा, कुत्ता फेंक दिया, ह्यूमन बॉडी वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। मछली है, अपना बैक्टीरिया है, खा लेगा उसको, वो अपना पड़ी रहेगी, फूल जाएगी, फिर अपना कम से कम 20-25 दिन में या 3-4 महीने 5 महीने में अपना वो गल जाएगी, उसी में डिसइंटीग्रेट हो जाती पानी में। अब कपड़ा फेंकोगे आप, कपड़ा हो साला उसी के नीचे पड़ा हुआ है। अब 20-20 साल निकल जाते हैं, कपड़ा पड़ा रहता है। तो समझने की कोशिश करो, कपड़े मत फेंको प्लीज, ठीक है। कपड़ा फेंक दिया, क्योंकि पुराने रीति रिवाजों में बोला है, या तो गाड़ दो, जला दो, फेंक दो। तो उन्होंने फेंक दिया गंगा जी में। गंगा जी बेचारी इतनी गंदी हो गई है कि कोई हद नहीं है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। मेरे अंदर एक प्रश्न उठा, मैंने कहा ये लोग फिकवा क्यों रहे? ध्यान दीजिएगा, शमशान घाट में उस वक्त ऑलमोस्ट 52-55 लोग थे। किसी के अंदर ये सवाल नहीं उठा, सिर्फ मेरे अंदर सवाल उठा था। जैसे मेरे साथ ये ज्यादा इश्यूज होते हैं कि जैसे ऊपर से सेब गिर गया तो ये नीचे क्यों गिर रहा है, तो ये मेरे अंदर आने लगा था। क्योंकि मैं 2018-17 की बात थी, ये 16 की पता नहीं कब की बात थी, तो अंदर क्वेश्चनिंग थी, पूछना चालू किया मैंने। मैं गया अपने बड़े मामा के बाद, मैंने कहा कपड़ा फेंका क्यों जाता है? कहते हैं वो अशुभ होता है। अशुभ होता है तो अशुभ क्यों होता है? तो नहीं पता।
अच्छा, मैंने और भी देखी बातें। फिर अपने नाना के पास में गया, कहने कपड़े फेंके हुए ज्यादा अशुभ होता है। ठीक है, शुभ। मैंने कहा औरतें शमशान घाट पे क्यों नहीं आ रही? अशुभ होता है। मैंने कहा ये क्या बात होती है यार, अशुभ क्या होता है? मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे क्या होता है? अच्छा, उसके बाद 13 दिन हो गए, दावत वावत खाने लगे लोग, तेरा ही बोलते हैं उसको। मैंने कहा यार ये दावत क्यों हो रही है, आदमी मर गया है। मैंने कहा अशुभ, कह रहे अशुभ होता है, शुभ होता है ये। तो वहां पे एक आदमी ने बोला कि ऐसे खाते हैं जिससे हम ना इसको आत्मा को शांति मिल सके, ये सब ऐसा बोल दिया। समझ नहीं आया मेरे को, रीजन समझ नहीं। तो कपड़ा जब फेंका गया तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसके पीछे साइंस क्या है। अब वो साइंस समझ लीजिए आप लोग। काफी मैंने रिसर्च करी, धीरे धीरे पता किया, इधर उधर पूछा, फिर पता किया, फिर देखा, फिर वीडियोस देखे, फिर बातें करी कई लोगों से, कुछ हिडन लोग थे उनसे बात करी, पता किया, किताबें पढ़ी। हर एक इंसान का एक सिग्नेचर एनर्जी होती है। अब आप कहोगे एनर्जी तो एनर्जी है, इसमें एक्स फैक्टर क्यों आ गया, एनर्जी में यूनिकनेस क्यों आ गई? मैं बता रहा हूं। जो प्राण होता है और जो लेवल ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस है, यानी अनाद नाद है, इन दोनों के बीच में बहुत लेयर्स होती हैं। मतलब साउंड ऑफ साइलेंस से ये दुनिया निकली है, तो आप कहोगे साउंड ऑफ साइलेंस वो जो एनर्जी है, हाँ वो भी एनर्जी है, लेकिन जो भौतिक शक्ति है या भौतिक ऊर्जा है वो एक यूनिक ऊर्जा कहलाई जाएगी। भौतिक जगत में जो भी ऊर्जाएं महसूस होती हैं, जिसको प्राण बोलते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना प्राण सिग्नेचर होता है, यानी एनर्जी सिग्नेचर होता है। अब क्या होता है जब एनर्जी सिग्नेचर होता है, तो आपने ऐसा सुना होगा कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी बाइक नहीं चलानी चाहिए, किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो इस वजह से होता है क्योंकि जब आप किसी की बाइक चला रहे हो तो लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, मत चलाना। तो क्यों होता है वो भी समझने की अभी कोशिश करेंगे, बट पहले ये समझना जरूरी है कि आपका और मेरा सिर्फ शारीरिक डीएनए अलग अलग नहीं है, शारीरिक ऊर्जा भी अलग अलग होती है, अलग अलग किस्म की होती है, प्रकार की होती है, एक ही ऊर्जा नहीं होती। वो जो ऊर्जा है वो सिर्फ पृथ्वी पे मौजूद है। अब मंगल पे जो ऊर्जा है वहां तो प्राण की ऊर्जा नहीं है ना, वो तो एक डिफरेंट का है, वो और सटलर एनर्जी है, तो वो एनर्जी यहां नहीं है। पृथ्वी पे जो एनर्जी है, जहां से फूल पौधे और ये सब आते हैं और उसी फूल पौधे से हम निकले हैं, ये सब प्राण की एनर्जी है, प्राण है ये सब। अब प्राण ऐसा नहीं कि प्राण मतलब एक प्राण होता है, नहीं। प्राण मतलब हो गया कि आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी अगर डिटेक्ट करें तो अलग अलग होगी। जैसे आपके बदन की महक और मेरे बदन की महक अलग अलग होती है, आपकी हैंडराइटिंग अलग है, मेरी हैंड, आपके फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ये भी अलग है, क्योंकि ये भौतिक का पार्ट है। और अगर भौतिक का पार्ट कोई भी चीज है तो हर चीज अपने में यूनिक होगी, क्योंकि हर चीज अगर आप देखोगे भौतिक में अलग दिखती है। इसी वजह से इतना इल्यूजन होता है कि मैं सबसे अलग हूं, मेरी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, मेरी हैंडराइटिंग अलग है, आप कहोगे अलग अलग ही तो दिख रहा है, आप कह रहे हो एक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि भौतिक की ये प्रकृति है, भौतिक की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगे समझने की कोशिश करिए। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो मर गया, शरीर जला दिया गया, खत्म, नष्ट हो गया। अब शरीर में जो एनर्जी मौजूद थी, वो जो एनर्जी है वो तो नष्ट हो गई। तो अब जो रेसिड्यू है, यानी जो बचा कुचा, लेट से अभी हम आत्मा बोल देते हैं उसको, लेट से वो जो जीव आत्मा है, अब उसके पास क्या बचा, कैसे कनेक्ट करेगी वो? ध्यान देना, जो भी बची कुची रेसिड्यू एनर्जी होगी वहां पे जाएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल शरीर नष्ट हो गया तो पहले तो शरीर के पास आदमी भटकता रहता है। अब भटके का मतलब ये नहीं है कि दिख रहा है उसको, क्योंकि दिखेगा कैसे, आंख नहीं है, आंख नहीं है उसके पास, ना नाक है, ना आंख है, ना स्वाद है, कुछ नहीं है, सेंसेस खत्म हो गए। लेकिन फिर भी आदमी भटक रहा, क्या? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बचा कुचा जो सोल है या जो आत्मा है, वो सिर्फ ये डिटेक्ट कर पाती है कि मेरे शरीर की एनर्जी से जिससे उसको अटैचमेंट है, सिर्फ वो डिटेक्ट कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते को अगर आप अंधा कर दो तो नाक से जिएगा वो। अब उसको वो नहीं चाहिए, आंख नहीं चाहिए, लेकिन वो नाक से समझ जाएगा कि पार्थ कौन है, विक्रम कौन है, अनिल कौन है, राहुल कौन है, ये आप समझ जाएगा अगर उसने सूंघ रखा है तो। वैसे ही सारे सेंसेस खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब सीन ऐसा होता है कि पकड़ वो वहीं से पाता है, जो आदमी है, जो मरा हुआ आदमी है। तो शरीर नष्ट हो गया, तो अब कौन सी चीजों में उसकी बची कुची एनर्जी है? जो भी चीजें उसने स्पर्श कर रखी हैं, जिसके साथ वो संपर्क में ज्यादा टाइम था। अंडरवियर हो गई, बनियाइन हो गई, कपड़े हो गए उसके, बाइक हो गई, कार हो गई, घर हो गया, और पत्नी हो गई, पत्नी के साथ सोया बैठा है, खाया पिया है, वो हो गया। उसका घर हो गया, घर में पूरी कमरे में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब आप कहोगे कि जैसे आपके घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो मेरे पास वो आदमी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैं अनजान हूं। कैसे? मेरी कोई एनर्जी नहीं है उसकी और मेरी कोई कोरिलेशन नहीं। लेकिन आपके स्वप्न में वो आ जाएगा, और स्वप्न में वो ये आएगा बताने की मुझे क्या चाहिए। वो कभी ये नहीं कहेगा हाय व्हाट्सअप, ये नहीं कहेगा। वो वासना वही वासना प्ले होती रहती है ऑटो प्ले पे, टक 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 टक। तो आदमी टेंडेंसीज के थ्रू जाता है, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है, चक्कर क्या होता है पूरा का पूरा? ये तो हो गया कि आपने समझ लिया कि एनर्जी का। अब कपड़ा बचा हुआ है तो कपड़े को जलाना होता है, कपड़ा जला दिया, बाइक डिसअसेंबल कर दिया, रख दिया, पैक कर दिया, अभी नहीं चलाना है, कोई नहीं चलाएगा, मना कर देते हैं घर वाले, ठीक है। बाल कटवाने क्यों है? क्योंकि बाल आसपास की जो शक्तियां हैं, जो एनर्जी है, उसको बहुत तेजी से अब्सॉर्ब करते हैं, बहुत तेजी से। जो बाल में एनर्जी होती है ना, आप देखोगे बाल में कभी आप अगर ऐसे करो तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फील होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि बाल एब्जॉर्बेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे आप खड़े हो शमशान में, अब शमशान की जो एनर्जी है वो बालों में समा जाती है, तो इसलिए बालों को काटना होता है, बालों को काटना होता है। अब क्या होता है, कपड़े हटा दे, बाल हटा दिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि पूरी गुत्थी आपको ये क्लियर होगी कि आदमी मर गया, सेंसेस खत्म है। कोई कहता है भटक रहा, देख रहा, देखने वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आदमी ना चल सकता ना देख सकता है, ठीक है। आदमी क्या कर सकता है, सिर्फ सूंघ सकता है। अब आपने सारी एनर्जी हटा दी, पर आदमी घर में जरूर आएगा, क्योंकि कमरा कहां से हटाओगे, कमरा थोड़ी हटा दोगे। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, हवन करते हैं। तो हवन क्या करता है, इंसेंस बोलते हैं इसको। तो क्या करता है, प्यूरिफाई करता है घर, इसलिए हवन का यहाँ पे, यज्ञ का यहाँ पे रोल होता है, घर को वो प्यूरिफाई करता है। अपने हिंदुइज्म में जो भी चीजें होती हैं उसका साइंटिफिक रीजन है, लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा फालतू की बात है, ऐसा नहीं है, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। ये सारा खेल एनर्जी सिग्नेचर का है। एनर्जी सिग्नेचर को निकाल बाहर करना है, नहीं तो वो आदमी शरीर समझ के कपड़े के पास आएगा, शरीर समझ के अपनी बीवी के पास आएगा, शरीर समझ के बाइक पे आएगा, शरीर समझ के किचन में आएगा, खाना पीना ये होगा। इसीलिए घर में खाना पीना नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि वो आदमी घर में आएगा और फिर खाना पीना नहीं बनना है, क्योंकि खाना पीना जो है वो वासना का सबसे पहला नियम है। आदमी सबसे पहले खाना और पीना
चाहता है। जब जिंदा आदमी होता है तब भी, जब वो जिंदा होता है तब भी खाने पीने में ध्यान होता है उसका, इसको वासना बोलते हैं। तो जो भी चीजें हैं, सेक्स, घर में सेक्स नहीं होगा, 13 दिन तक कोई भी ज्यादा लाउड बात नहीं करेगा, हंसे खुसेगा नहीं, 13 दिन तक शोक रहेगा घर में, 13 दिन तक खाना नहीं, 13 दिन तक कोई खाना नहीं बनेगा। ठीक है, अब 13 दिन के बाद खाना क्यों खिलाया गया? वो खाना इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है कि हम तो खाना खा रहे हैं, है ना। इसका मुझे सही से पता नहीं है, बट जितना मैं बता सकता हूं कि 13 दिन के बाद खाना इसलिए खाया जाता है क्योंकि 13 दिन तक एक व्यक्ति का जो मूड है, हाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में, 13 दिन तक एक व्यक्ति का जो मूड है वो टाइम लेता है चेंज होने में। यानी 13 दिन तक आदमी सफर करता है तो 13ही वाले दिन जो उसका मूड है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो टूट जाएगा, वो मूड चेंज हो जाएगा। तो ऐसी रिसर्चेज हुई हैं कि अगर आप एक परेशान हैं तो आप मैक्सिमम 13 दिन तक परेशान हो सकते हैं, मैक्सिमम 13 दिन के बाद आपके मन में परिवर्तन आना ही आना है। ये साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं, ये इसके बारे में मैंने अभी कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले पढ़ा था, तो अभी जस्ट एकदम से याद आया। तो क्या करते हैं कि उस हिसाब से इन्होंने एक टाइम बना रखा है कि 13 दिन के बाद आदमी को थोड़ा सा मूड परिवर्तन होगा तो हम खाना पीना खाएंगे, उसके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। तो घर में जश्न हो रहा है, अच्छा पीछा एक नया शुरुआत हो रही है, ठीक है, दिखा दिया अपना, पूरी सब्जी खिला दी, या जो भी है। पूरा का पूरा जो खेल है वो यही है कि एनर्जी सिग्नेचर जो है उसको खत्म करना है। अब सवाल यह आता है कि तंत्र विद्या क्या है। आपने सुना होगा हमारे कल्चर में चड्ढी को तौलिया के नीचे रखा जाता है, कपड़े के नीचे चड्ढी रखी जाती। कोई भी इंसान अगर वो थोड़ा भी ज्ञानी है, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है, पहले क्या था, कोई भी इंसान हमारे घर में आप देखोगे तो कपड़े के नीचे वस्त्र को ढका जाता है, जिससे, क्योंकि अगर वो उड़ गया और किसी के हाथ में लग गया तो उसके ऊपर तंत्र विद्या हो सकती है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, समझने की कोशिश करिए। जब एक बाल का टुकड़ा या पेशाब या स्पर्म या फोटोग्राफ भी अगर है, सब कुछ है, तो उससे क्या करते हैं ये लोग कि वो एनर्जी सिग्नेचर पकड़ते हैं, और वो एनर्जी सिग्नेचर एक बार अगर पकड़ में आया तो वो उस एनर्जी सिग्नेचर के थ्रू जैसे ही उस पर कुछ होगा, तो क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो जैसे ही वहां पे उस बाल पे या कच्छे पे या कुछ भी कुछ किया तो वहां भी रिएक्शन होने लगते हैं, क्योंकि कनेक्टेड है, एनर्जी कनेक्टेड है। आपने अपनी चड्डी उतार के फेंक दी, ठीक है, करीबन 65 दिन से 70 दिन के बीच तक आपकी एनर्जी उस चड्डी में रहेगी। इसीलिए चड्डी फड्डी आदमी फेंकता नहीं है हिंदुइज्म में, अंदर छिपा के रखते हैं लोग, चड्डी बनियाइन ब्रा पैंटी ये सब नहीं रखनी है, फेंक खत्म। और अगर उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड लगा हुआ है तब तो वो खींचेगा 1 साल तक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी का ये कुछ है, मिल गया सिग्नेचर, तो उस सिग्नेचर से क्या करते हैं लोग, सिग्नेचर पे उसी उस बाल पे वो करेंगे, और वो क्योंकि सब कुछ एनर्जी तो इंटरकनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द नेचर्स लॉ, वहां पे स्पेस एंड टाइम काम नहीं करता है, तो जैसे ही वहां होता है वैसे ही वहां हो जाता है। अब किसके ऊपर ये सब असर नहीं होता, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपनी मन की प्रवृत्तियों को हाथ में रखता है, यानी साधना ग्रसित रहता है, वो आदमी के अंदर ये नहीं होगा। और वहां पे डिपेंड करता है कि कितना घनत्व तांत्रिक है। अगर बहुत भयंकर तांत्रिक है और आपने साधना कर रखी, आप थोड़े छोटे मोटे साधक हो, तो वो पकड़ लेगा आपको, मतलब पकड़ लेगा इन द सेंस आपको कंट्रोल कर सकता है। आप बहुत बड़े साधक हो, आपके अंदर भयंकर प्राण बैठा हुआ, आपको जरा जरा सी चीजों का एहसास हो जाता है, अब वो छोटा मोटा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहां पे डिपेंड करता है कि कौन किसकी साधना भयंकर है, तो वहां पे कंपटीशन होता है। आज के जमाने में ये सब छोटे मोटे लोग हैं,
बड़ा तांत्रिक है ही नहीं कहीं। तिब्बत में अगर होगा, ये बंगाल साइड में होगा, अगर होगा कहीं छुपे हैं, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कहीं आपको कहीं कोई मिल जाएगा। वो आपको पहली चीज़ मिलेगा ही नहीं, उसको पता चल जाता है कोई ढूंढने आ रहा है ही नहीं कोई। तो ये है पूरा का पूरा साइंस। अब ये जो पूरी की पूरी साइंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका लॉजिक, क्योंकि मुझे लॉजिकल चीज़ें देखने का शौक है, मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ इसके पीछे का। आज से कुछ 6-7 साल पहले मुझे तंत्र पे और ये सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं मानता था कि शरीर में आत्मा होती है या कॉन्शियसनेस और शरीर अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे मैं अध्ययन करता गया, समझता गया चीज़ों को, मैंने एक चीज़ नोट करनी चालू करी कि एनर्जी जो है, वो एहसास मेरे को जो हो रहा है एनर्जी का, वो एनर्जी तो सब जगह है। और इतने डेथ रिचुअल्स अगर होते हैं तो कुछ ना कुछ तो साइंस होगा ना, कि ऐसे ही बना दिया फालतू का कि 13 दिन बाद खाना खाओ, औरतें शमशान घाट नहीं जाएंगी, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं, ये भी समझने की कोशिश करो। वाई डू वी स्पीक राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, या सत्य बोलो मुक्ति है, क्यों बोलते हैं? राम का नाम मतलब होता है, राम का मतलब होता है वो जो रमा हुआ है। क्या है इस दुनिया में जो रमा हुआ है हर चीज में, वहां से राम निकला है। राम शब्द का मतलब पहले समझना जरूरी है। राम वो जो रमा हुआ है हर जगह, रमा हुआ। तो अब क्या होता है? रमा हुआ सत्य है, और उस सत्य को अगर तुम बोलते हो तो मुक्ति है। जो इंसान राम का नाम लेता रहता है, यहां राम कौन, यहां पे ब्रह्म की बात हो रही है। एक पर्सन है जो राम को डिनोट करते हैं, वो उस तरफ इशारा है, लेकिन मायने ये है। आप कभी सोचना, दुर्योधन का नाम दुर्योधन क्यों पड़ा? कभी सोचना। दुर्योधन का मतलब होता है वो जो सबका सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, सॉरी। तो एक आदमी अपने बच्चे का नाम इतना नेगेटिव क्यों रखेगा, दुर्योधन? इसका मतलब कहानी लिखने वाले को पहले से ही पता था कि कैरेक्टर का नाम क्या देना है और आगे की कहानी कैसे लिखनी है, उसने पहले रिफ्रेम कर दिया था। अगर ये सत्य वास्तविकता में कहानी हो रही होती तो पहले से ही प्री डिनोटेड नाम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हुई है, मैं बस एक तर्क बता रहा हूं। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ओके, कि महाभारत हुई कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस एक तर्क मेरे को लगा था। अब ये तर्क गलत भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, लेकिन दुर्योधन का मतलब समझने की कोशिश करना। बट एनीवे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अभी हम दूसरे टॉपिक पे। तो क्या हुआ कि राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो। तो रमा हुआ जो है उसका नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति, यानी उस सत्य को अगर तुम बोलते हो तो मुक्त हो। तो ये लाश के सामने क्यों बात करी जा रही है? ये तो जब जी रहे थे तब बात करते, अब क्या मुक्ति है? एक्चुअली में ये डाला गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। किस चीज का एडवर्टाइजमेंट? समझ लो, जब एक लाश चौराहे से गुजर रही होगी और ये नारा लगेगा कि राम का नाम बोलो, वो सत्य है और वही मुक्ति है, वहां पे ये कहने की कोशिश करी जा रही है, एडवर्टाइज किया जा रहा है कि ये है, ये जो तुम अपने भाई की जमीन खाए हुए हो, प्रॉपर्टी खाए जा रहे हो, और ऐसे ही यही आदमी, ये आदमी भी ऐसे ही करता था। देखो कहां जा रहा है तुम्हारे सामने। ये आदमी पूरी जिंदगी अर्थ ढूंढता रहा, यानी भौतिक में लगा रहा, पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि में लगा रहा,
यह आदमी दौलत धन इसमें लगा रहा, तो वो उस आदमी का एग्जाम्पल सेट करते हुए ये बड़बड़ाते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, मतलब राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। बाकी, और झूठ का मतलब ये नहीं कि पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, झूठ का मतलब ये है कि तुम्हारे मन में जो उसकी माया है, यानी जो गलतफहमी है, वो गलतफहमी क्या है कि पैसा सब कुछ है, ये झूठ है। पैसा तो पड़ा हुआ है, पैसा थोड़ी झूठ है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, मतलब क्या? राम का नाम ही सत्य है और बाकी जो भी तुम सोच रहे हो ना वो झूठ है। और सत्य ही बोलोगे तो ही मुक्ति है, नहीं तो इंटैंगलमेंट है, नहीं तो अमुक्ति है, बंधन है। झूठ बोलो तो, असत्य बोलो तो बंधन है। तो ये अब आप कहोगे कि ये वहां क्यों बात करी जा रही? अरे वो उसी वक्त बात करना चाहते हैं जब आपके सामने साक्षात्कार मौत जा रही हो। ये बहुत प्लांट किया गया भैया, ये मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, आपको पता नहीं है। जानबूझ के एडवर्टाइज किया जा रहा है कि देखो ये, क्योंकि पहले अगर ऐसे बोल देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आदमी मर गया और उसने कहा कि देखो ये आदमी झूठ झूठ में जी रहा था, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये शमशान घाट जा रहा है, जलने जा रहा था, खत्म हो गया। अब इसके जो बच्चे हैं वो इसके दौलत पे मजे करेंगे, या इसका भाई इस पे हड़पेगा, या इसकी पत्नी इस पे हड़पेगी। और देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी अब ये भी अपनी दुनिया को बहुत सीरियस समझता था, इसको भी अरिजीत सिंह बनना था। ये देखो जा रहा है, जा रहा है, ये देखो जा रहा है, ये देखो ये राम नाम सत्य, सत्य बोल मुक्ति, ये देखो देखो ये देखो जा रहा है, देखो। ओ भाई, दिखाते हुए ये मैसेज दिया जा रहा है लोगों को चौराहे में हर जगह कि राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलो तो ही मुक्ति है, बाकी अमुक्ति है, बाकी बंधन है। ये है पूरा का पूरा यहां पे। तो पूरा का पूरा डेथ रिचुअल अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिपार्टेड है, यानी जो जीवात्मा है, यानी डिपार्टेड है, अगर वो नहीं होती और शरीर के बाद सब कुछ अंत हो जाता तो इतने डेथ रिचुअल्स नहीं होते। और अगर आत्मा है तो आत्मा का दूसरा शरीर धारण भी होगा और फिर अपने वासनाओं के अनुसार वो वही करेगा जो इस शरीर में उसने किया था। क्यों? क्योंकि वासना का एक्सप्रेशन करने के लिए शरीर मिलता है, इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। नहीं तो ये संदीप माहेश्वरी को अगर आप सुनोगे तो ये जो टर्म्स आए हुए हैं, प्रारब्ध कर्म, सांशत कर्म, सांशित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और उसके बाद ये जो डेथ रिचुअल है, मैं कहता हूं भगवत गीता को छोड़ो, अभी मैं कह रहा हूं डेथ रिचुअल तो है। अगर रीइंकार्नेशन नहीं होता तो क्या ये सब होते कि जबरदस्ती हवा में पूरी सब्जी खिलाई जा रही है, कि जबरदस्ती हवा में औरतों को शमशान नहीं जाना, राम नाम सत्य बोलना है, जबरदस्ती हवा में बाल कटाए जा रहे हैं, जबरदस्ती हवा में कपड़े फिकवाए जा रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो बहुत प्रमाण है, एक प्रमाण नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही थोड़ी मैं किसी चीज पे यकीन करता हूं यार, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं, पहले सारे डॉट कनेक्ट करता हूं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे अमेरिका में, जिम टकर और आईएन स्टीवेंसन की रिसर्चेस हैं जहां पर रिइंकार्नेशन को लेकर उन्होंने किताबें लिख डाली हैं। और ऐसे किताबें नहीं लिखी कि उनको मजा आ रहा था, उनके पास केसेस आए थे, रिपोर्टिंग हुई थी। बिना आपके एक्सपीरियंस में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो असत्य है या सत्य है। हो सकता है वो सत्य, हो सकता है असत्य। क्यों उसको तुम्हें असत्य बनाना है और क्यों तुमको उसको सत्य बोलना है? आज से एक कहानी सुनाऊंगा, इसको एंड करता हूं फिर। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, लास्ट ईयर की बात है। मैं एक शो गया था, वहाँ पे मेरे को गिटार बजाने के लिए बोला गया और मैं गिटार विटार बजाने गया अपना वहाँ पे बढ़िया। वहाँ पे एक रशिया के कोई तांत्रिक आए हुए थे, उन्होंने मेरे पास आए। और ध्यान रखना, तांत्रिक वो है जो तुम्हें देख के तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान बता दे।
वो असली तांत्रिक है। ये नहीं कि पहले तुमसे पूछे क्या चाहते हो, क्यों, कहाँ कहाँ, कौन सा जन्म बर्थ बताओ, ये नहीं 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 नहीं। जो आदमी तुम्हें देखे और सीधा बोल दे अनहद साधना करते हो, ऐसे समझ लो वो आदमी बहुत अभ्यास किया उसने आदमी ने। जो आदमी देख के बोल दे गाना गाते हो, जो आदमी देख के बोल दे अनहद साधना करते हो और पिछले 8 साल से कर रहे हो, जो आदमी देख के बोल दे कि यह आदमी आत्मज्ञानी है। ये नहीं कि पहले बात करो फिर डिटेक्ट करो, वो सब सीआईडी का काम है, सीबीआई का काम है, वो तो कर ही लेगी। तो मेरे पास ये आए, इन्होंने मेरे को देखा, और जैसे इन्होंने मेरे को देखा इन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरे पास बैठ गया। कहते हैं कि पार तुमने गाना बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू, कोई इशू नहीं। पूछते क्या चाहते हो अपने जीवन से। मैंने कहा कुछ नहीं, मतलब क्योंकि जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने कहा था कि पार्थ ये तांत्रिक हैं, मतलब ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, इनसे आप कुछ भी पूछो जो आप चाहते हो, डिज़ायर वगैरह कोई भी आपका इच्छा है तो आप इनसे पूछ सकते हो, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं, आप करिए। जनरली अगर मैं जब गाना वाना गाता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है वहाँ पे, ये मेरे साथ होता है अक्सर, और ये किसी भी आर्टिस्ट के साथ होगा, मेरे साथ ही नहीं, अगर क्लाइंट अच्छा है तो गाना वाना गाया, मैं आया अपना बैठा हुआ था, तो कहते हैं कि क्या चाहते हो। मैंने कहा सर मतलब समझा नहीं, मतलब ज़िंदगी में क्या चाहते हो, संगीत में आगे बढ़ना चाहते हो कि कुछ प्लेबैक सिंगर वगैरह बॉलीवुड जाना है। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं चलो ठीक है, प्लेबैक सिंगर नहीं बनना, क्या चाहते हो। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इच्छा नहीं है कुछ चाहने वाने की, छोड़ दिया सर ये सब, मतलब कुछ चाहते नहीं हो, कुछ तो होगा, कुछ मतलब घर वालों का भला हो या आपका कुछ आगे पैसा बढ़े या कुछ सुख समृद्धि संपत्ति वगैरह अच्छी हो जाए। मैंने कहा नहीं सर मैं कुछ नहीं चाहता हूं। भाई वो आदमी मेरे को पहले देखा 5 मिनट, वो कहते हैं कि यार, सीधा उन्होंने बोला, कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी हो क्या, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी कुछ नहीं चाहता है, इन सब चीजों को चक्कर में पड़े हो क्या। मैंने कहा सर कह सकते हो कह सकते हो। तो कह रहे कि चलो फिर भी मैं तुम्हें कुछ दे देता हूं, कभी अगर कुछ नेगेटिव लगे या कुछ हो तो इशू हो। तो मैं, उन्होंने कुछ कागज पे से मार्क किया, इत्र छिड़का, एक आध दो मंत्र पढ़े और कागज को फोल्ड किया, और मार्केट एरिया था, मतलब आसपास बहुत सारे लोग थे, घूम रहे थे, आवाज़ें बहुत आ रही थी। उन्होंने मेरे को सीधा उठा के दे दिया। अब बीइंग अ महेश्वरी फॉलोअर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, कि ये सब कुछ नहीं होता है, फेंक दो, या मतलब उसकी वो मत करो। जब उन्होंने मेरे को दिया तो मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा कि नहीं होगा, मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा, सत्य है या असत्य है, उस वक्त मुझे नहीं पता था, और मुझे अभी भी नहीं पता है, क्योंकि कौन आदमी किस लेवल से आ रहा है मुझे नहीं पता। मैं बाहर निकला, उस कागज के टुकड़े को मैंने उठा के नाली में फेंक दिया। उसके 2 कारण थे। पहली चीज तो मुझे जो कुछ भी लाइफ में चाहिए वो अपनी मेहनत से चाहिए, नंबर 1। मुझे चाहिए ही नहीं वैसे तो कुछ, लेकिन अगर कुछ भी मैं किसी भी चीज के लिए अभ्यास कर रहा हूं या ट्राई कर रहा हूं, जो कुछ भी है, तो मुझे अपनी मेहनत से चाहिए। दूसरी चीज, मुझे नहीं पता था कि वो मैं घर में लाऊंगा तो क्या होगा उससे, तो इस वजह से मैंने फेंक दिया। अब वहां पे अगर मैं कहूं इससे कुछ नहीं होता है, घर ले जाओ या पड़ा रहे या ना फेंको या फेंक दो, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं करना होता है। कि आपके एक्सपीरियंस में नहीं था या आपके लॉजिक में नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि नहीं होता है, होता है, या नहीं भी होता है, जरूरी नहीं। तो क्यों रिस्क लेना है, अगर हो गया तो क्यों नेगेटिव या ब्लैक मैजिक वाली चीजों को घर पे लाना है या कुछ भी करना, अगर है
तो मैंने छोड़ दिया। तो हमेशा इंटेलेक्चुअली जीना सीखो, वो तो चल ठीक है, अच्छी चीज़ है, साधना करते रहो, वो भी ठीक है, लेकिन चीज़ों के तर्कों को या तथ्यों को समझना सीखो। कि जस्ट बिकॉज कोई सामने स्पीकर बैठा हुआ है और आपसे बोल रहा है, बोले जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आप अपना दिमाग भी लगाओगे, राइट। और दिमाग लगाने के लिए आपने क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन सीख लिया उनसे, जो भी बता रहा है। मैंने कृष्णमूर्ति सीखन से, अब मैं अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकता हूं, आप कौन हो बताने वाले? नहीं, आपसे सीखूंगा और आपकी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर कोई सवाल का जवाब नहीं दिया या मुझे चुप बैठा दिया तो मेरे पास सवाल के जवाब नहीं है, या मैं अपना चैनल नहीं ग्रो कर सकता, या जो कुछ भी है, कोई भी तरीका कुछ भी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे बहुत बुरा लगा, सच में लगा है, लगा था, अब तो नहीं है, बट ठीक है, होता है। अब किसी के साथ कभी कभी हो जाता है। अब इतनी आपके साथ जब इंसल्ट हो गई ऐसी, तो आपको भी पता चलेगा, लेकिन इट्स ओके। मुझे कोई ऐसे उनसे वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीवे, जितना भी मैंने बताया आपको, ये है पूरा का पूरा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।